साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग परीक्षा वाणी पब्लिकेशन के द्वारा जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल के साथ साथ विगत 32 वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो इसका जो चैप्टर मृदा संसाधन या सॉइल रिसोर्सेस है, उस चैप्टर समेत जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मृदा संसाधन के तहत जो आपका आता है, भारतीय मृदा का वर्गीकरण हो गया, जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं, उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है, इसके साथ ही साथ और भी जो चीजें हैं, जैसे समस्याग्रस्त जो मृदाएं हैं, उनका वितरण क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उन समस्याओं से निदान के क्या उपाय हैं, इन सभी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि जो नवीन मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है और बांगर जो होती है कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बांगर मिट्टी होती है यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। मृतिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपारगम एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है। तो ये आपकी काली मृदा है। काली मृदा है, या इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला है, चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है वो उत्तम मानी जाती है। तो यह आपकी लेटेराइट मृदा है। कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा जो है इसके लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है चाय, कॉफी, रबर, काजू की खेती के लिए। अगला है, आर्द्र एवं शुष्क मौसम। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है। तो ये मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा है। कौन सी है? लेटेराइट मृदा, जो कि आपके चाय, कॉफी, रबर और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है। तो यह जो है दलदली मृदा में। कौन सी? दलदली या आर्द्र भूमि में पाई जाती है। वेशाल चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। वेशाल चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। तो इस पर काली मृदा का। कौन सा? काली मृदा या रेगुर मिट्टी का विकास हुआ है। ग्रेनाइट, नीश और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है। तो इससे आपकी लाल मृदा का, रेड जो सॉइल है, उसका विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एंटीसॉल गुण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी जाती है। एंटीसॉल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी जाती है। तो इसके तहत नवीन जलोढ़ मृदा को रखा जाता है। सातवीं सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पद्धतानुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गण में रखी गई है। तो यह जो है आपका वर्टिसॉल गण में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा परसेंटेज में पाई जाती है। मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा परसेंटेज के अनुसार पाई जाती है। तो ये 5 से 10% पाई जाती है। ठीक है, 5 से 10% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है। मतलब मृदा की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यह जो है 6 से 7.5 के मध्य, 6 से 7.5 के मध्य में होनी चाहिए। मतलब अम्लीय होनी चाहिए थोड़ी। आगे बढ़ते हैं। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है, उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है। तो उसे वातोड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? वातोड़ मिट्टी कहते हैं। मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है। तो ये कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका में पौधे की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं। तो मृदा परिच्छेदिका में जो है आप किसी जड़ें जो कहा होती है, ए संस्तर तक फैली होती हैं। पौधे के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कहां से होते हैं? तो ह्यूमस से प्राप्त होते हैं। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो यह जो है
1 से 3% तक भाग बनाता है। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? मोलिबेंडेनम की, MO मोलिबेंडेनम की होती है। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? प्रोटीन के संश्लेषण हेतु जो है आपका नाइट्रोजन आवश्यक होता है। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन जो होता है वो गोबर गैस में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये गोबर गैस में कितना होता है? 50 से 60% होता है। 50 से 60% मीथेन होता है। जैव उर्वरक का क्या कार्य होता है? जैव उर्वरक का कार्य क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। ये सारे कार्य जो है वो जैव उर्वरक के हैं। 21 का डी हो जाएगा। अगला है धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो यह आपका अजोला है। कौन सा है? अजोला है। अगला है भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है मालवा पठार। ध्यान रखिएगा, भारत में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मालवा पठार है। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? तो ये जो होते हैं आपके स्यूडोमोनास वर्ग के होते हैं। स्यूडोमोनास वर्ग के होते हैं। भारत में किस प्रदेश में ऊषर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत में किस प्रदेश में ऊषर या वेस्ट वेस्टलैंड्स मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? कहां पर है ये? गुजरात में। तो देखिए भारत के गुजरात में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अधोलिखित को सुमेलित करना है। उर्वरक और कितना प्रतिशत उसमें नाइट्रेट होता है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए अमोनियम सल्फेट में जो होता है 20.5% नाइट्रेट होता है। 1 से ए से मिला दीजिए। सोडियम नाइट्रेट में 16% होता है, तो बी से मिलाइए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% होता है, सी से मिला दीजिए। यूरिया में 46% आपका नाइट्रेट होता है, तो इसको डी से मिला दीजिए। तो ए बी सी डी, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्षारीय मृदा सुधारक क्या है? तो क्षारीय मृदा सुधारक आपका जिप्सम जो है ये क्षारीय मृदा सुधारक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित करना है। पोषक प्रकार और पोषक उसको कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो देखिए आपका पोटाश युक्त उर्वरक को क्या कहते हैं? काइनाइट कहते हैं। सी से मिला दीजिए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को यूरिया कहते हैं। ए से मिला दीजिए। भारी कार्बनिक खाद ये FYM होता है। FYM, बी से मिला दीजिए। हल्की कार्बनिक खाद क्या होती है? ये आपका बोन मिल होती है। भारी कार्बनिक खाद FYM होती है, जबकि हल्की कार्बनिक खाद बोन मिल होती है। तो आपका CABD अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? तो ये देखिए अफीम को हरा सोना तथा झूठा सोना जो होता है ये पाइराइट्स होता है। तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। 1953 में 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होता है? कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में आपका 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। एंटीसोल क्या है? एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। देखिए कथन क्या है? मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। क्या है? तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो क्रम है अपस्फुरण अपर्दन होता है, फिर परत अपर्दन, फिर रिल अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन सबसे लास्ट में। तो अपस्फुरण अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और आपका अवनालिका अपर्दन, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो कौन सा जीव? नीलहरित शैवाल। आगे बढ़ते हैं धान की खेती के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों अर्थात फंगस और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच जो है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? कौन सा कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच सहयोगी उपयोगी सहचर्य कौन सा है? तो यह आपका है कवक मूल। क्या है? कवक मूल है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है रेगुर। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी जो होती है इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर कहते हैं। अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है? अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है? तो यह है गंधक। गंधक अर्थात आपका सल्फर। आगे चलते हैं। अगला है क्लोरोफिल की संरचना में, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो क्लोरोफिल की संरचना में जो है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम आवश्यक होता है। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? भारतीय मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अगला है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो ये आपका लाल मिट्टी। सबसे बड़ा वर्ग मिट्टी का कौन सा है? लाल मिट्टी का है। आगे देखते हैं अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में, अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? तो इन चारों में से आपका राइजोबियम राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम जो है ये सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो यहां पर देखिए आप, एजो स्पाइरलम, एजो स्पाइरलम ये घास कुल के पौधों, ये घास कुल के पौधों फसलों की जड़ों के भीतर और जड़ों पर उगता है। तो ये आपका ए को 3 से मिला दीजिए, ए को आप 3 से मिला दीजिए। ठीक है। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर आपका युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु, युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकारी जीवाणु अर्थात बी को आप 4 से मिलाएंगे। बी एम, बी एम क्या है? ये फास्फोरस अंतःग्रहण में सहायक होता, सहायता, तो इसको आप 1 से मिलाएंगे। एजोला, एजोला क्या है? एजोला जो है आपका, एजोला आपका प्लवमान जलीय फर्न होता है, 2 से मिलाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 3412, 3412 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन फसली स्थिरीकरण नहीं होता, वो दलहनी फसल कौन सी है? तो यह है फ्रेंच बीन। कौन सी है? फ्रेंच बीन में नाइट्रोजन आपका सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहां पर पाई जाती है? तो ये आपका लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में आपकी लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? इसमें अर्थवर्म का इस्तेमाल करते हैं, अर्थवर्म का। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का। तो देखिए कथन है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही है। कांड दूसरा कथन क्या है? इसमें नाइट्रोजन तथा जैव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं इसमें नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ पर कथन ए जो है सही है, परंतु इसका जो कारण आर है वो गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सी है? तो यहाँ पर जस्ते की कमी होती है। किसकी? तांबा लोहा मैग्नीज जस्ते में जस्ते की कमी होती है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो इसके लिए कोबाल्ट आवश्यक होता है। क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम में कोबाल्ट आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा वेस्टलैंड का विस्तार कितने मिलियन, लगभग कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो इसका जो विस्तार है आपका वो 3.54 मिलियन हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? निम्नांकित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? तो फास्फोरस होता है। कौन होता है? फास्फोरस। ये पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मृदा में कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच क्या होता है? मृदा का पीएच 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें क्या है? मृदा में कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से जो मृदा का पीएच वैल्यू होती है वो 7 के बराबर हो जाती है। चिकने मृदा कणों, चिकने मृदा कणों की सतह होती है किस प्रकार की होती है? तो ऋणात्मक आवेशित होती है, ऋणात्मक आवेशित होती है। मृदा कणों से संबद्ध रहते हैं, क्या रहते हैं? मृदा कणों से संबद्ध धनायन, मृदा कणों से धनायन संबद्ध रहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च धनायन विनियन क्षमता, उच्च धनायन
विनिमय क्षमता, ठीक है, उच्च धनायन विनिमय क्षमता, हाई हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लक्षण है किसका? तो ये लक्षण है आपका चिकने मृदा कणों का। अगला है, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। मृदा से जल के साथ मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है, किस में होती है? तो ये ऋणायनों में यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है। बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है, क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि देखिए इसमें धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं रहते हैं, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी होती है? नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो यह है आपकी ढैंचा। कौन सी है? ढैंचा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो यह है राजमा। ठीक है, चना मटर मूंग करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, परंतु राजमा नहीं करती वायुमंडल के नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? कौन सी मृदा है? तो ये काली मृदा या रेगुर मिट्टी। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ये 4 पद्धतियां हैं। बताना है भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, शस्यावर्तन क्रॉप रोटेशन, वेदिका निर्माण, ट्रेसिंग और वायु रोध विंड ब्रेक, इनका इस्तेमाल जो है भारत में होता है, प्रचलित है, परंतु बालू की बाढ़ सैंड फेंस यहां पर प्रचलित नहीं है। तो 1, 3, 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, नील हरित शैवाल की कुछ जातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक होती है? तो इसका आप सी ऑप्शन पढ़िए। उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती हैं जिससे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मृदा का लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि का लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। क्या बना देता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अगला प्रश्न है, कथन कांड का है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए इसमें कथन है कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती, सही है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता नहीं, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होता, उसमें कमी होती जैव तत्व की, इसलिए आपका जो कथन है वो सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, तो बताना किनसे संबंधित है। तो भारत में जो है ये आपका वनोन्मूलन, वेदिका कृषि उष्णकटिबंधीय जलवायु संबंधित नहीं बल्कि केवल वनोन्मूलन से संबंधित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर की जो वहां पे जो झील पाई जाती है, इसमें वहां पर पाई जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो आपका इडेफिक आपका मृदा से संबंधित है। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? तो इसके लिए सबसे प्रचलित उर्वरक आपका पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? यहाँ पे 3 प्रभाव दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रतिरोध भवन या प्रोलीफरेशन हो सकता है। ये कथन आपका सही नहीं है, पहला वाला, ये प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, मिट्टी की अम्लता बढ़ोतरी हो सकती है, सही है। भौम जल या ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निच्छालन या लीचिंग हो सकता है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो 2 और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? बोड़ा या लोबिया में। देखिए, ढैंचा सनई ग्वार और आपका लोबिया या बोड़ा में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक आपकी लोबिया या बोड़ा में पाई जाती है। अगला है,
निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मृदा में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं। तो देखिए, भूमि की कम या शून्य जुताई, खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये तीन के तीनों ही जो है जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका नीलहरी शैवाल धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। राइजोबियम लेगुमिनेरस लेग्यूमिनीशेरम ये मटर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। एजोटोबैक्टर गेहूं से। अजोलो का संबंध मक्का से नहीं बल्कि धान से है। ठीक है, तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं। पहला देखिए, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सही है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह भी सही है। तीसरा, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ये तीन के तीनों ही जो है क्या है, खेती में बायोचार के उपयोग हैं। 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, सरकार द्वारा नियंत्रित होता है ये। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। यह सही है। दूसरा, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। दूसरा तीसरा सही है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां हैं मिट्टी और राज्य। 2 सूचियां हैं मिट्टी और राज्य की, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आप यहां पर देखें, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, 2 से मिलाइए। काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में 3 से मिला दीजिए। लाल मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में 4 से मिलाइए। मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में 1 से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। गोबर की राख में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? गोबर की राख में प्रचुर मात्रा में आपका पोटेशियम होता है, कि पोटेशियम होता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? इन चारों में हड्डी के चूना, शुष्का खून, चमड़े का छीलन, महुआ की खली, इनमें सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा किसमें होती है? तो शुष्का खून में जो है ये सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।